हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सॉरी फॉर डैट कि वीडियो लेट आ रही है और मेरा हेल्थ इशू था थोड़ा। इट्स ओके, नाउ आई एम फाइन एंड आई कांट प्रिपेयर the PPT or the PowerPoint presentation for you people. So I'm really bigger sorry for you. सो अभी हम लोग इस पे चला लेते हैं, अभी वाइट बोर्ड पे अभी काम चला लेते हैं, फिर वो एनिमेशंस वाला अगले नेक्स्ट वीडियोस में से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग की बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही थी जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी लेविस डॉट स्ट्रक्चर की, एक्साइटेशन थियोरी की, चार्ल्स कॉन्ट्रैक्शन थियोरी की, एंड देन हम लोग स्विच आउट कर गए थे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन का ओवर एंड व्यू आइडिया लिए थे। इसके बाद इंटरमोलिकुलर एक्सिस वगैरह उसमें हम लोगों ने समझा था। फिर हम लोग समझ के आगे गए थे हाइब्रिडाइजेशन की पूरी डिटेल्ड, मतलब धागा खोल देने वाला सेशन आया था जिसमें हम लोगों ने पूरी चीज़ें एकदम बारीकियों से समझा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वेस्पर थियरी आई थी। वेस्पर थियरी के बारे में हम लोग समझे थे, वेस्पर थियरी, एंड देन ड्रैगोज रूल समझे थे, पी पाई बॉन्डिंग समझे थे, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग समझे थे, एंड देन लास्ट वीडियो में बेंट रूल एंड और कौन सा था, ड्रैगो रूल। हाँ, बेंट रूल और ड्रैगो रूल हम लोगों ने समझा था। नाउ इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में उसी लेक्चर सीरीज के आगे की बात चलेंगी, ठीक है। और बात हम करेंगे बैक बॉन्डिंग के बारे में। सो बैक बॉन्डिंग क्या है, कैसे है, ये सब समझेंगे। उम्मीद है अब तक आप लोग बॉन्ड एंगल के बारे में एकदम खुश हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा वह कि बॉन्ड एंगल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स होता है, कैसे फाइंड करते हैं बॉन्ड एंगल, कैसे कंपैरिजन करेंगे बॉन्ड एंगल से, ठीक है। नाउ बची कुछ ही किस्सत जो रह गई है वो आज का लेक्चर कंप्लीट कर देगा। बैक बॉन्डिंग ये बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कन्फ्यूजिंग होता है अक्सर कर नीट और जेई में। यहाँ से क्वेश्चन उठा करके ना ऑप्शन में डाल करके कन्फ्यूज कर देते हैं। यही ले आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट बड़ी चीज़ें नहीं लाती, ट्विस्ट छोटी छोटी चीज़ें ही लाती हैं जिन्हें हम लोग अक्सर कर इग्नोर करके आगे बढ़ जाया करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज बाल उखेड़ते हैं इस बैक बॉन्डिंग का और समझते हैं कि ऐसा भी क्या तोप है ये, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है। देखिए, वन साइडेड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे आपको नोट्स प्रोवाइड भी तो करने हैं। ओके, थोड़ा सा पतला लेते हैं। नो द बहुत ज़्यादा पतला हो गया, इतने पतले तो हम भी नहीं है। ओके, द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर in the outer orbit of an atom। वैसे मुझे ये सब टाइप करके रखे रहना चाहिए था, इट्स ओके। द वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर पेयर ऑफ एटम विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल, ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स present in the adjacent। आप सोच रहे होगे इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, adjacent atom।
ओके, देखिए, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम, मतलब क्या? सबसे पहले इस चीज को समझिए, इस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि यहां पर बोल रहा है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम। वन साइडेड, इतना पतला नहीं, ये बड़ा चाहिए मुझे, ठीक है? ओके, वन साइडेड शेयरिंग की बात की जा रही है। ओके, किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर का। देखिए, वन साइडेड कहाँ से, किस किस बॉन्ड में हम लोगों को अब तक मिला है वन साइडेड? वन साइडेड अब तक हम लोगों ने पाया है दो ही बॉन्ड्स में पाया, ऐसा ना? सोचो सोचो कौन सा है? या तो आयोनिक का पाया है, आयोनिक, या कोऑर्डिनेट पाया। इन्हीं दोनों में हमारी वन साइडेड शेयरिंग होती है, ठीक है? लेकिन आयोनिक में क्या होता है? आयोनिक में दरअसल हमारा शेयरिंग नहीं होता, आयोनिक में हमारा डोनेशन होता है। क्या होता है? डोनेशन। ओके, एंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कोऑर्डिनेट में हमारी शेयरिंग होती है। इट इज जस्ट टाइप अ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फेनोमेना ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन। ओके, शेयरिंग होती है, ठीक है? तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, ठीक है? कोऑर्डिनेट बन सकता है, कोऑर्डिनेट बन सकता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो इतना हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन सकता है इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एडजेसेंट एटम, ठीक है? ओके, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है ना, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इट लीड्स टू फॉर्मेशन। जान लो, यही यही यहाँ पे सदमा देने वाली बात है, फॉर्मेशन ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है? इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लेकिन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं। अक्सर कर हमारे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था वो कैसा बनता था? ये सिग्मा बनता था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यानी लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, यानी चोरी छिपे साइड वाइज माल ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है? साइड वाइज हो रही है, चोरी छिपे काम हो रहा है, यानी ये कह रहा है कि ठीक है मैं मदद करूंगा। ओके, मैं तुम्हें मदद करूंगा। क्या बोला? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम, किसी एटम के बाहरी कक्षा यानी उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो विद इम्पटी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एडजेसेंट, उसके बगल वाले एटम में जिसके पास इम्पटी ऑर्बिटल हो उसमें अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो उसे हम बैक बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मेशन होगा वो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की होगी, यानी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, चोरी छुपे माल ट्रांसफर करेगा, यानी कहेगा कि देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहता है। जैसे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूँ O3, ये लेते हैं, O3 लेते हैं, ठीक है? सो O3 में अगर आप चेक करो तो ये O है, डबल बॉन्ड बना लिया इस O के साथ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इस O के साथ। तो यहाँ पे पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है, यस I had been made a coordinate bond with O, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कह रहा है नहीं 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 नहीं, बताने का नहीं है किसी को। प्यार तो हम तुमसे करते हैं लेकिन उजागर नहीं करेंगे। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, लेट सपोज टेक एन एग्जाम्पल, सपोज करते हैं BF3, है ना? बी, ये रहे मेरे फ्लोरीन महाशय, और यहाँ पर भी मेरा फ्लोरीन और यहाँ पर भी मेरा फ्लोरीन। अब अगर आप ध्यान दो तो इस फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है ना? 3 लोन पेयर है, ओके। और इस बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है। इस बोरॉन का स्टेटस देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबसे पहली बात, है ना? और अगर इसमें देखें तो देखो बोरॉन कैसा होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना? तो यानी ग्राउंड स्टेट
ग्राउंड स्टेट में क्या है, यह है 1s2 2s2 2p1। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाता है किसमें, 1s2 2s1 2p2। s और p के बीच की गैपिंग कम है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन हो गया। सेकेंड, फ्लोरीन लगा हुआ है जो हलक में हाथ डाल के बाहर निकाल देगा, है ना। यानी इसका ऐसा कुछ है, ये रहा मेरा प्यारा सा 2s1 और ये रहा मेरा 2p, है ना। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूँ तो ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। लेकिन अगर अभी ध्यान दो कि यहाँ पर मेरा ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल, दिस इज एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल है तो पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग किया, बट दिस फॉर्म द पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे यही किया, ठीक है, ये किया तो ये कौन सा बॉन्ड बनाया, ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। पाई यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बहुत दूर हो गया, ठीक है। क्या बनाया, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब बात चोरी छुपी हुई, ठीक है। अच्छा, तो मतलब इतना समझ में आ गया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बट साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, यानी लैटरल ओवरलैपिंग करके पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। अच्छा, किस लिए करता है, ताकि दूसरे की स्टेबिलिटी गेन हो पाए, दूसरा वाला का एम्प्टी ऑर्बिटल कंप्लीट हो सके, समझ गए। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, क्यों, क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन के, ठीक है। तो बात करते हैं हम अब कंडीशन के बारे में, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ओके, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, सोचो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती थी कि एक लोन पेयर डोनेटर होना चाहिए था, एक लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, एक 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 बात समझ में नहीं आई, क्या हम बैक बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं, नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इट्स लीड्स टू एंड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बैक बॉन्डिंग कभी भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती, इट्स फॉर्म द पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो नॉट अ डायरेक्टली बॉन्ड, दिस इज द साइड वाइज और लेटरल बॉन्ड। ओके, ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सो यहां पर मैं क्लियरली लिख देता हूं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग, ओके, इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, बैक बॉन्डिंग अलग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है। क्यों, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बट बैक बॉन्डिंग जस्ट टाइप ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो दोनों में अंतर है, ठीक है, लगते एक जैसे हैं लेकिन है अंतर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग के ऊपर, तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं बैक बॉन्डिंग की, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बैक बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन, सबसे पहली है, पहली बात, प्रेजेंस ऑफ, सॉरी ये मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर
of outermost orbit of डोनर एटम। ठीक है, डोनर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखना तो भूल ही गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो क्या है, रुकिए, तुम पेयर ऑफ एन, यस, इतना, तुम बेबुनियाद हो, तुम इधर आओ। ओके, नाउ अब देखिए क्या लिखना भूला था मैं दरअसल, ऑफ अ डोनेटेबल। ओके, डोनेटेबल मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए डोनर एटम के पास जो कि डोनेट किया जा सके, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कंजुगेशन में है ना। प्रेजेंस ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन डोनर एटम, एक पहली बात ये है। और दूसरी बात है ना, डोनर एटम है तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे एफ ओ एन एंड सी। ओके, सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, सॉरी, लेटर हाफ सेकेंड पी पीरियड, लेटर हाफ सेकेंड, लेटर हाफ सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, लेटर हाफ सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब इनके बाद जितने एटम्स रहेंगे वो डोनेटेबल, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये। एंड द एक्सेप्टर एटम, एंड द एक्सेप्टर एटम must have an empty orbital of low energy, NP and ND type. Okay, and small and similar sized. For better overlapping. ओके, ये मैंने क्या लिखा, मैंने जो भी लिखा कुछ तो लिख दिया, ठीक है, जो पता नहीं चला। देखो, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग की बात हम कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, लेटर यानी लेटर हाफ सेकेंड पी पीरियड, सेकेंड पी ब्लॉक। ओके, सेकेंड पी ब्लॉक यानी FONC, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, सॉरी कार्बन, कार्बन सेकेंड पीरियड के FONC ये। और उसके बाद तो मैंने क्या बोला, लेटर हाफ सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, लेटर हाफ सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट FONC के बाद जितने भी एटम्स रहेंगे वो इसकी पहली कैटेगरी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन BF3 में F डोनेट कर रहा था। ठीक है, एंड द एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। देखो, एक्सेप्टर एटम को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास घर भी तो होना चाहिए भैया। अगर तुम्हें नई नवेली दुल्हन लेकर के आना है तो तुम्हारे पास घर होगा तभी तो उसे ले आकर रखोगे, कि ऐसे ही सड़क पे सोना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात,
लो एनर्जी की एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अच्छा, और वो कौन कौन से ऑर्बिटल का होना चाहिए? देखो कौन कौन से ऑर्बिटल का होना चाहिए था? Np एंड Nd। वाई Np एंड Nd? वाई नॉट Ns? देखिए Ns ऑर्बिटल का कभी भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, Ns का कभी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। मतलब अगर Ns ही एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो वो उस कैटेगरी में जाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऐसे एटम को ले लूं जिसका केवल 3D तक ही काम है, ठीक है, S का कोई काम ही नहीं हो, S का कोई काम ही नहीं हो, तो हम S को थोड़ी ना कंसिडर करेंगे। हम तो उसकी बात केवल P और D तक ही करेंगे, ठीक है। तो कभी भी S ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो सकता है, S ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो सकता है, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल S ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एटम को उठा लो जिसमें S ब्लॉक ना हो, तो आप बताना क्या उसके पास एम्प्टी S ऑर्बिटल है? नहीं रहेगा। आप डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी उठाइएगा तो पहले एस ब्लॉक को भरा जाता है, देन डी ब्लॉक आता है ना। ऐसा नहीं करते कि पहले डी ब्लॉक भर दी फिर एस ब्लॉक, कि हम बोल देंगे नहीं 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 मेरे पास एम्प्टी एस ऑर्बिटल है। एम्प्टी एस ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता, अगर रहेगा तो वो उस एटम के अंदर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा एटम बता दो जिसका एस ऑर्बिटल एम्प्टी हो, सोचो और सोचो। थक गए? कोई बात नहीं, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक ठीक है। तो लो एनर्जी के p और d ऑर्बिटल ही ऐसे होते हैं, ठीक है। और स्मॉल एंड सिमिलर साइज फॉर बेटर ओवरलैपिंग, मतलब क्यों बोला स्मॉल एंड सिमिलर साइज को? ऐसे समझिए, छोटे और सिमिलर साइज के। सपोज करते हैं आप हो, ठीक है, आपको पैसे मांगने हैं। यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, या तो आप जा करके अपने पापा से मांगो, ठीक है, दैट्स योर पेरेंट, एंड या तो आप अपने जा करके किन्हीं दोस्त से मांगो। कौन सा बेटर है? किसके साथ ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो? दिल पे हाथ रख के बताना, तुमको सही बता रहे, टॉफी गिर जाएगी अगर झूठ बोलोगे तो। जाहिर सी बात है कि हम फ्रेंड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम फ्रेंड के पास जाएंगे ना और कहेंगे यार पैसे चाहिए थे, गर्लफ्रेंड ने डिमांड रख दी है, उससे पॉपकॉर्न खाना है, तुम्हें तो पता है लड़कियों के कितने नखरे होते हैं, मुझे चाहिए, क्या दे सकता है? तो फ्रेंड कहेगा भाभी को चाहिए, हम दे रहे हैं। वो समझता है, वो बात समझ जाएगा कि नहीं 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 नहीं, क्या चक्कर है, हमारे पास भी है, हमारी भी होगी तो तुम भी हेल्प करना, ठीक है। और ऐसे ही दोनों का मतलब वो बिना झिझक आप जा करके उससे मांग सकते हो, है ना। बट बाप उनके सामने चाहिए गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसे, जा करके बोलोगे पापा वो ना एक ऐसी किताब है जिसकी वजह से मेरा आईआईटी में सिलेक्शन रुका हुआ है, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ, वो मुझे चाहिए। पापा कहेंगे बता दो बेटा मैं लेते आता हूँ, वो मैं देख लूंगा, आप बस दे दो, ठीक है। आप अपने पापा से डायरेक्टली जाकर के नहीं कर सकते पापा दो ना पैसे, आपके बहू को पॉपकॉर्न खिलाने हैं जूते पड़ेंगे। तो हम अपनी ओवरलैपिंग अपने पेरेंट के साथ उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, है ना। अगर सोचो स्मॉल साइज और सिमिलर साइज के रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, तो स्मॉल साइज्ड एटम, सपोज करो ये छोटा सा एटम है, ओके, और एक बड़ा सा एटम बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एटम लेते हैं, ये तो तुम क्यों बन रहे हो, यस। एक छोटा सा एटम लेते हैं, ओके, और एक बड़ा सा एटम बनाते हैं, ठीक है, ओके, ये मेरा बड़ा सा बनेगा, ओके, ये रहा मेरा बड़ा और छोटा, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कमाल की रहेगी? नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे छोटों को मिला दिया जाए, सपोज करो ये ऐसा और इसी के बगल में एक और ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना। यानी ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मच बेटर है इससे,
ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, यहाँ पे ओवरलैपिंग इज मच बेटर। ओके तो मैंने बताया था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है, उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो मैंने क्या बताया था भैया, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटेंट देखो सब चीज़ का यूज हो रहा है ना, जितना हम लोगों ने पढ़ा था सबका यूज हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग strength of bond directly proportional to better bonding या better strength of bond। या better strength of bond, ठीक है, यानी better strength ओके। दिस इज आवर कंडीशन फॉर द बैक बॉन्डिंग। अभी तक आप लोगों ने कंडीशन समझ लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं कि दरअसल बैक बॉन्डिंग होने से ना होता क्या है। इतना तगड़ा तुम दे रहे हो यार, ये बताओ क्या होता है इससे। ठीक है, तो बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखिए सबसे पहला इफेक्ट तो यही क्लियर हो गया है। देखिए जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात इट इंक्रीजेस। सबसे पहली बात आती है इट इंक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर। ओके, ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी चांसेस हैं या कितने बॉन्ड बन सकते हैं, दिस इज टर्म्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा सोचो, अगर हमारी ओवरलैपिंग हुई है ना, हमारी ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे BF3 में, तो ये रहा B, ये रहा F, ये भी रहा F और ये भी रहा F। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस F के पास 3 लोन पेयर है, इसके भी पास 3 लोन पेयर है। ठीक है, और इसके भी पास 3 लोन पेयर है। ठीक है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या हुआ, इसने दिलदार तरीके से उठा करके अपना एक एक लोन पेयर दे दिया, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यानी हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। समझ गए? चलो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इट इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, देखो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या, वहां पर कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हुई होगी, है ना। देखो समझना बात को, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हुई होगी। ठीक, ओवरलैपिंग। ठीक, अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, तो सपोज करो जितना ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, जाहिर सी बात है हमारा जो बॉन्ड है ना वो उतना ही स्ट्रेंथन होगा, उतना ही ताकतवर, उतना ही मजबूत होगा, है ना। तो हम लोगों ने समझा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट क्या लिख रहा हूँ मैं, extent of overlapping is directly proportional to bond strength, है ना। अभी तो पढ़ के आ रहे हैं पीछे,
अभी तो समझा था ना, देखो देखो, अभी तो समझा था ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है जितना ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होती है, पास आ जाती है एकदम, दो जिस्म एक जान बनने लगते हैं। अच्छा, जब पास आ गए, दो जिस्म एक जान बन गए, तो कहीं न कहीं एक बात समझ में आ गई भैया, और वो बात क्या है? इट, ड्यू टू दिस इट डिक्रीजेस, DECREASES, डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। अब ये क्या है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ डेफिनेशन बतानी पड़ेगी क्या? देखो, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, अभी तो बताया, अभी ये सिग्मा बॉन्ड पे थे इतना लंबा, ठीक है, और फिर एक और ओवरलैपिंग हुई, पास आए, प्यार बढ़ा, और ओवरलैपिंग हुई और पास आए, और लैपिंग हुई, पास ही आ गए, चिपक ही गए। इससे ज़्यादा हो गया तो पता चला दो जिसमें एक जान ना हो जाए, ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ घट गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। हमें एक और चीज़ पता चल गया, क्या पता चल गया? कि भैया वहाँ पे हम समझ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो ससुरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, है ना? यानी बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अब कहीं पर भी सवाल आ जाए कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एंड इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कर दो। अब मान लो अभी तुमने बॉन्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा है, अभी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर भर भर के आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही हमें बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। चलो, उसका सवाल हम अभी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके और इसके हेल्प से, है ना? अगर मुझे पता चल जाएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है तो हम बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर मुझे पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ कैसा है तो हम बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हमने तो अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी छुई भी नहीं, फिर भी बता दिए, है ना? तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गई छिटपुट बातें। मेन इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। मेन इफेक्ट क्या है? मेन इफेक्ट समझते हैं, ठीक है। मेन इफेक्ट ये है कि भैया ये जो होता है ना बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, ये क्या करता है? लेविस एसिड कैरेक्टरिस्टिक को घटा देता है। क्या बोल गया मैं? बहुत भयंकर बात बोल गया। इट डिक्रीजेज लेविस एसिड कैरेक्टर। अब देखो, यकीन मानो, समझना, जीओसी अभी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बस इस चीज को, इस चीज के पीछे पड़ जाऊं तो जीओसी का आधा पार्ट यही खत्म। तुम्हारा प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस एम प्लस आर माइनस आर, ये सब खत्म हो सकता है केवल इतने में, इसी टॉपिक को मैं अगर समझ लूँ। इसलिए बोला था केमिकल बॉन्डिंग बाप है सबकी, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग बाप है सबकी। लेविस एसिड कैरेक्टर आ गया ना, यही जाकर के वहां पर आप कंपेयर करोगे कि एसिडिटी का कंपैरिजन बता दो। एसिडिटी कैसे कंपैरिजन करेंगे, बेसिसिटी कैसे कंपैरिजन करेंगे? ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे। देखो, एक एसिड क्या होता है? एक एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? सबसे पहले एक बात ये क्लियर होनी चाहिए, एसिड के दो कैरेक्टरिस्टिक है, आप वहां पर भी जाकर के यही पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए अभी से तैयारी करते हैं। एसिड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत मोटा चल रहा है रे, ओके। एसिड की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट डोनेट डोनेट H प्लस, ओके, H प्लस को डोनेट करता है, और क्या होता है? एक्सेप्ट या लोन पेयर, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ओके। लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। देखो, डिक्रीजेज लेविस एसिडिक करेक्टर की बात किया जा रहा है, तो ये रहा बोरॉन। अगर हम BF3 को कंसिडर करें, BF3 को, ठीक है, तो BF3 में अगर आप चेक करो, ये रहा बोरॉन मेरा प्यारा सा, और यहाँ पे इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, ओ माय गॉड कितना मासूम लग रहा है, ठीक है। अच्छा,
और ये रहा मेरा F, अच्छा ये रहा F, अच्छा और ये रहा F। ओके अच्छा, अब तक जितना पढ़े हैं सबका बोलबाला बना दो। मतलब क्या, 3 लोन पेयर, ओके 3 लोन पेयर, बहुत अच्छे, ठीक है, नीट पास। ओके अब बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, अरे कलर चूज करें, चलो आओ ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, थैंक यू, चूज भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा देखो अभी क्या हुआ कि हम यहाँ पर चेक करें तो ये वाला उठा करके भेज दिया इसमें, ठीक है, उठा करके भेज दिया। तो सबसे पहली बात देखो कि हमारे पास बोरॉन के पास ना यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है लेने के लिए, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल है लेने के लिए, है ना, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेविस एसिडिक कैरेक्टर इसका यही बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। तो सबसे पहली बात, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा कौन, पहली बात इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा, सोच के बताना। सोच लिया, अब मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेगा जो गरीब होगा, विच इज इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन पुअर, है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब कौन होता है, इलेक्ट्रॉन के मामले में होता है गरीब इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अच्छा, यानी हम जो पहली क्लास में पढ़े थे वो यहाँ पे आके यूज हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये। अच्छा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब होता कौन है ना, उसे बनाना पड़ता है। और कौन बनाता है, जीओसी में, और यहीं पे लिख देते हैं जीओसी। अरे भैया इतना खतरनाक जी कौन बनाता है, ठीक है। बात करते हैं जीओसी में, तो जीओसी में हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर कोई मॉलिक्यूल गरीब कब होता है, जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा रहे। और अमीर कब होता है, अमीर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉविंग ग्रुप, यानी वो इलेक्ट्रॉन को हलक में से हाथ डाल के खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, घटाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसका ससुरा और गरीब होगा, जितना गरीब होगा उतना ज़्यादा उसके पास भूख बढ़ेगी, खाना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर का टोकरा ले आकर के मेरे सामने रखो, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी 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 as much the electron poor or the electron deficiency increases, इलेक्ट्रॉन लिखो लिखो लिखो, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इंक्रीजेस, ओके। सो हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यार ये सब मेरा अभी का टॉपिक तो था नहीं, पर जीओसी का टॉपिक था तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पर मेरा था लेविस एसिडिक, है ना, यहाँ पे बोरॉन मेरा लेविस एसिड है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेकिन ये फ्लोरीन ने क्या किया, यहाँ से दिया, इसको उठा के यहाँ से भी भेज दिया, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर कहीं से भी दे रहा है ना। अब क्या इसका एम्प्टी ऑर्बिटल बचा, एम्प्टी ऑर्बिटल बचा नहीं, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल फिल आउट हो गया। अब एम्प्टी ऑर्बिटल फिल हो गया तो क्या ये अब और एसिडिक होगा, क्या अब ये और इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, क्यों चाहेगा, क्यों चाहेगा, इसका पेट भर चुका है, ठीक है। तो अब इसका लेविस एसिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगी, ठीक है, ओके। तो इसकी लेविस एसिडिटी अब क्या हो जाएगी, एसिडिटी घट जाएगी, ओके, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, आपके क्वेश्चन में 2-4 दिखा दिया और उसमें से एक में बैक बॉन्डिंग हो रही है, पूछ दिया किसका लेविस एसिड कैरेक्टर कम है, तो लेविस एसिड कैरेक्टर बैक बॉन्डिंग की वजह से भी कम हो सकता है। समझ गए? चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे थे हम लोग। अच्छा देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी मैंने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात की थी ना, अभी मैंने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात की थी। अच्छा एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन लगाइए, जैसे मैंने अगर बात कर ली BCl3 और BF3, ठीक है, इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ओके, विच वन इज मोर एसिडिक? मैं लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज करना और अपने से कोशिश करना। विच वन इज मोर एसिडिक? कर लिया? ओके, अब मेरी बारी है। ठीक है, तो यहाँ पर दरअसल देखिए, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर B और Cl के बीच में बॉन्डिंग हो रही है ना। ओके, यहाँ पर B के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। Cl के पास लोन पेयर है क्या? हाँ, 3-3 मुस्टंडे खड़े हैं इसके पास, 3-3 चुन्नू मुन्नू है, और ये आहिस्ते से अपना लोन पेयर दे सकता है। इसके पास 3 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन है। सेम फिनोमेना, सेम केस हमारे पास BF3 में भी है। ये रहा B और ये रहा F। इतनी बार बना चुके हैं कि आदत हो गई है। ठीक है, ये रहा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। ओके ओके, और ये रहा इसके पास लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है, ये तो मेरा मुद्दा है नहीं। मेरा मुद्दा था कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि अब तो दोनों में ही बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि इसके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये कहाँ कम रहेगा। ठीक है, तो मेन बात आई कि दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर कम कैसे होगा, किसमें हम कंपैरिजन करेंगे? तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे हमारा प्रीवियस नॉलेज काम आने वाला है। ठीक है, देखो, बोरॉन होता है मेरा सेकेंड ग्रुप का, है ना, सेकेंड P। ठीक है, तो हमारा जो ओवरलैपिंग हो रही है, अरे मैया, यस, हमारी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो थर्ड P से यानी 3P से किस में जा रही है? 2P में, है ना। फिल्ड 3P का लोन पेयर इसका लोन पेयर उठ करके जा रहा है एम्प्टी 2P के ऑर्बिटल में, है ना। 3P 2P का ओवरलैपिंग हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारा ये 2P का लोन पेयर उड़ करके जा रहा है एम्प्टी 2P के ऑर्बिटल में। अब बताओ, साइज मैटर कर गई? ठीक है, ये साइज बड़ी है और ये साइज बराबर है, तो किसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी? इस वाले में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन किस में ज़्यादा होगा? इस वाले में ज़्यादा होगा। और ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी? इसमें ज़्यादा होगी। यानी हमारा मोर एसिडिक यानी मेरी एसिडिटी घटेगी किस में? BF3 में घटेगी। इसलिए मेरा मोर एसिडिक कौन होगा? BCl3 मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड बैक बॉन्डिंग कम है, जिसकी वजह से एसिडिटी में डिक्रीमेंट है वो कम है। डिक्रीज तो हुआ, बेशक डिक्रीज हुआ, लेकिन एक्सटेंट जो था, मतलब सॉरी, जो कंपेरिजन BF3 के बारे में था उससे कम है। ठीक है, और BF3 का ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा क्योंकि इसमें खतरनाक बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसीलिए बोले थे बरकूरदार, सही से समझना, पूरी तरीके से समझना, हर एक चीज़ का यूज होने वाला है। समझ गए? बिल्कुल से समझ गए ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, लेविस बेसिसिटी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेविस बेस कैरेक्टर के बारे में इसकी, तो इट also decreases Lewis basicity, लेविस बेस कैरेक्टर या लेविस बेसिसिटी
कैरेक्टर ऑफ डोनर एटम। ओके, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट डिक्रीजेस लेविस बेसिसिटी ऑफ एक्सेप्टर। ओके, और यहाँ क्या लिखूंगा, इट डिक्रीजेज द लेविस बेसिसिटी ऑफ डोनर एटम। समझ रहे हो मतलब क्या, कि ये लेविस एसिडिटी लेविस बेसिसिटी या लेविस बेस कैरेक्टर डोनर एटम का कम कर देता है। क्यों, फिर से वही बात यार, घुमा फिरा के फिर से वही बात कर दिया इसने। यानी यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं BF3 को लूँ, BF3 बहुत ले लिए, अब BF3 नहीं लेंगे, अब कुछ और लेंगे। क्या ले लें, क्या ले लें, चलो बहुत एग्जाम्पल है। हम पहले लेते हैं NSiH3 थ्राइस। ओके, और एंड NiCH3 थ्राइस। कंपेरिजन, विच वंस लेविस बेस कैरेक्टर हैज स्ट्रॉन्ग, है ना, किसमें लेविस बेस कैरेक्टर ज़्यादा है, कंपेरिजन करना है। तो देखिए अगर हम NSiH3 की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रहा N। ओके, और यहाँ पर मेरे मेरे नन्हे मुन्ने से SiH3 SiH3 SiH3, ठीक है, और यहाँ पर मेरा Ni, ओहो N, आई की तो आदत ही लग गई है, N, और इसके पास है CH3, ठीक है, इसके पास है CH3, इसके पास है CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ना एक लोन पेयर है। मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा पेरीफेरल एटम ही सेंटर एटम को देगा, मैंने ये बोला था कि वहां पर एक डोनर एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, और एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। वेदर इट इज द डोनर एटम कैन बी अ पेरीफेरल एटम और अ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो N यानी नाइट्रोजन के 3p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगी Si के 4d ऑर्बिटल में। ओके, 4d, नो सॉरी 4s, सॉरी 4p, है ना, 3p से 4p में जाएगा। ये लोन पेयर 3p से 4p में जा रहा है, यानी ये लोन पेयर यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस हमारा ये जो लोन पेयर है ये चला गया हमारा किसमें, बैक बॉन्डिंग में चला गया। लेकिन ये ससुरा अवही नवही मुस्कुरा रहा है कि हमारे पास हमारे चिन्नू मुन्नू बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा अगर मैं इसे मेंशन करूं, सो लोन पेयर इज बिजी और यूज्ड in formation of back bond, ओके, इसमें, ठीक है। ड्यू टू दिस इसकी जो लेविस बेसिक कैरेक्टर है, अगर मैं इसे A बोलूं और इसे B बोलूं, ठीक है, तो लेविस बेस कैरेक्टर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर B का लेविस बेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा ए से। क्यों, क्योंकि इसका अभी एक लोन पेयर जिंदा है, ये आसानी से किसी और को डोनेट कर सकता है, क्योंकि CH3 बेचारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक प्यारा सा एटम है जो बर्बाद हुआ पड़ा है। ये खुश पे ही इतने में ही खुश है कि इसे एक चावल का दाना दे दो, उसमें जिंदगी गुजार दे। इसे नहीं चाहिए लोन पेयर इतना ज़्यादा, ये लालची नहीं है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है। दिस इज अ डोनेटेबल लोन पेयर, है ना, ये डोनेटेबल लोन पेयर है, किसी को भी आसानी से दिया जा सकता है। सो इट ऑल्सो डिक्रीजेज द लेविस बेस कैरेक्टर ऑफ डोनर एटम एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ एक्सेप्टर एटम। आर यू कंफर्टेबल, आगे बढ़े, समझ में आ गया, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके,
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी हमारी बॉन्ड एंगल से। ये क्या हो गया, ये तो खतरनाक हो गया। अभी तक जितना पढ़े थे सब बर्बाद। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ है। देखो बॉन्ड एंगल के बारे में अगर बात की जाए तो इट नहीं, इसे नहीं लिखेंगे। इट कैन इंक्रीज, अच्छा कुछ देखने को मिला, अच्छा मिला। इट कैन इंक्रीज और not affect the bond angle but never can be decrease। ओ हो, ये बात एकदम स्पष्ट बोली गई कि इसमें या तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा या तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज तो ससुरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? देखो अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं PS3 की, है ना, PS3 की, ओके, और बात करूं PF3 की, ठीक है, तो अगर आप चेक करो तो PS3 में क्या है, ये रहा PH H, ओ माय गुडनेस, H, ओके, और यहाँ पे है ओए होए लोन पेयर, ओके। तो क्या लगता है स्ट्रक्चर ऐसे होगा? नहीं ना, स्ट्रक्चर अब ऐसे नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा। बहुत बड़ा बनाओ भाई इसको ज़रा, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा बरखुरदार, और ये हमारा लोन पेयर ऐसे चुन्नू मुन्नू सा, ठीक है, ओके, मज़ा आ गया। और ये मेरा H, ये मेरा H, और ये मेरा H, पिरामिडल शेप बन गया। क्या हो गया, सत्यानाश हो गया हमारा, ठीक है, पिरामिडल शेप बन गया। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, 107 डिग्री यहाँ पर कुछ एंगल बनने वाला था, है ना, लेकिन 107 डिग्री नहीं, वैसे तो 98 बनता है, ठीक है। PF3 की अगर हम बात करें तो PF3 में देखो, ये रहा P, है ना, और ये रहा मेरा F, ओके, ये रहा F और ये रहा F, ओके, और इसके पास एक लोन पेयर, ओके। अच्छा, अब क्या होगा, अब होगा ये कि या तो ये F वाला इसको डोनेट करे या P अपना डोनेट कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास P का अभी D ऑर्बिटल बाकी है ना, P के पास D ऑर्बिटल एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो उसने ये नहीं कहा कि अनयूज्ड पार्टिकल को नहीं करोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल बाकी है, सॉरी D ऑर्बिटल बाकी है इसके पास, ओके, डी ऑर्बिटल बाकी है, तो ये आसानी से उठा करके अपना लोन पेयर दे सकता है। लोन पेयर दे दिया तो क्या होगा, पी और एफ पास आ जाएंगे, कहेंगे आओ तुम मेरे पास आओ, ठीक है, आओ तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे एकदम जिगड़ी बन चुके हो, ठीक है। तो अब जो इतने दूरी पर थे, अब वो पास आकर के बहुत गले मिल जाएंगे। पता चला कि एक जिसमें एक जान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एंगल हमारा 94 होना चाहिए था वो 98 के करीब में चला गया, है ना। तो यानी क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ओके, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज, ओके, बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज, और इंक्रीज हो गया तो यानी यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड एंगल है इसमें ज़्यादा है, इसमें कम। दूसरी बात ये कि हमारा सेंट्रल एटम बराबर है, ओके, लोन पेयर भी बराबर है, हाइब्रिडाइजेशन भी बराबर है। तो बच्चे अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम हो गई तो फिर बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात को समझी थी, ठीक है। तो रिपल्सन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो बढ़ा हुआ दिखा। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट की, वही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
और नेक्स्ट एग्जांपल में है हमारा NiS3, सॉरी Ni फिर मैंने लिखा रे, ये है NSiH3, ओके, और NCH3, ये तो S, ओके। तो यहाँ पर देखो बात क्या हुई, यहाँ पर हमारा N का लोन पेयर किस में गया, Si के एम्प्टी d ऑर्बिटल में गया, है ना। और यहाँ पर N का लोन पेयर जस का तस प्यारा सा माहौल बनाकर बना रहा, ठीक है। हालांकि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा नहीं इसका, इससे हटा देते हैं, ओके। ये रहा मेरा N CS3 CS3 CS3, ओके। और NiS3 का लोन पेयर हमारे ND में NP से ND में गया, है ना। यानी यहाँ पर हमारी बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लोन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ गए, एटम्स पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ खींचातानी हो गई, खींचातानी हो गई ना। अब क्या हो गया, हमारा बॉन्ड एंगल फैल गया, मोटा हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ओके। अब समझ रहे हो इसके ऊपर कितने सवाल बनाए जा सकते थे, गजब के सवाल बनाए जा सकते थे ना। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता बॉन्ड एंगल का। फॉर एग्जांपल BF3 हैज नो इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन बॉन्ड एंगल, ओके। तो ये हमारा जीता जागता उदाहरण है कि भैया इसमें बैक बॉन्डिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल है, एक और इफेक्ट है, और वो इफेक्ट ये है, देखना। आगे का हम कैरेक्टरिस्टिक समझें तो आगे में बोला जाएगा कि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ठीक है, सो इट डिक्रीजेस द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैरेक्टर। ये क्या लिख दिया मैंने, अभी खतरनाक इंग्लिश लिखता हूं, कैरेक्टर, ओके। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैरेक्टर को कम कर दिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया यार, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल CH3 ट्वाइस O, ओके, CH3 ट्वाइस O, ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है किसके साथ, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है BF3 के साथ, ठीक है। BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी मिल गए, ओके। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन लेकिन अगर वहीं हम बात करें SiH3 ट्वाइस O, तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें दरअसल O का जो ये लोन पेयर था ना, प्यारा प्यारा, ये हमारा शिफ्ट हो गया किसमें, इन वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ Si, सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में चला गया, है ना, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग हो गई, ओके। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग it failed to form complex, ओके। ये कॉम्प्लेक्स बनाने में
फेल कर गया, बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी यार जो हम लोगों को समझनी थी इसके बारे में, बैक बॉन्डिंग के बारे में, कि हम लोगों की बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या होता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ घट गया, लेविस एसिड कैरेक्टर घट गया, लेविस बेस कैरेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड एंगल या तो इंक्रीज हो रहा है या तो सेम रह रहा है लेकिन डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, देखो 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 देखो, एक चीज क्लियर कर दूं। यस, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर साइड वाइज से, यानी पेरीफेरल एटम से सेंटर एटम की तरफ गया। ठीक है, फिर भी इंक्रीज हुआ, और यहाँ से सेंट्रल एटम से हमारा पेरीफेरल एटम पे गया, फिर भी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। ओके, तो ये दिमाग में ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए कि अगर पेरीफेरल एटम से सेंट्रल एटम की तरफ जाएगा तो इंक्रीज होगा, सेंट्रल एटम से पेरीफेरल की जाएगा तो डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग में मत डालना। बैक बॉन्डिंग कभी भी बॉन्ड एंगल को डिक्रीज नहीं करता, या तो इंक्रीज करता है या सेम रखेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के भी ऊपर इफेक्ट डालता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को भी कम कर देता है, इसे एकदम घटा देता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जब तक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था, अब तो वो भी बेचारा नहीं कर सकता, बहुत दुख हुआ जान करके। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक एग्जाम्पल दे दूं क्या, एक इसी पे सवाल करा देता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, लेट अस कंपेयर द लेविस एसिडिक कैरेक्टर बिटवीन BX3 कंपाउंड्स। ओके, BX3 कंपाउंड्स में लेविस एसिड कैरेक्टर यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर मान लो मुझे एग्जांपल दे दिया गया BF3, BBr3, BCl3, BI3। ठीक है, इन चारों में हमें एसिडिक कैरेक्टर की बात की जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। अरेंज द ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर आप अपने से करो। मेरे ख्याल से अब तक हो गया होगा, हो गया, चले। ओके, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को चेक कर लेते हैं। सब में बैक बॉन्डिंग बन रहा होगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग सब में बन रहा है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये 2p है, ये 2p है। ओके, 2p, 4p, 2p, 3p, 2p, 5p। ओ माय गॉड, तो हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अच्छी किसमें, इसमें, यानी BF3 सबसे कम। धोखा हो गया। ठीक है, इसके बाद BBr3, एंड देन BCl3, एंड देन BI3। ठीक है, तो उम्मीद है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप लोग अच्छे से कर ले जाओगे। बैक बॉन्डिंग के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज आप लोगों ने ले ली होगी। उम्मीद किया हूँ सारी की सारी चीज़ों को समझाने का। प्रैक्टिस खूब करना, मैं इसके बारे में लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस सीरीज़, पर अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद ले आएंगे, ताकि सारी चीज़ों को एक साथ मगअप करके एक में, जैसे मैंने दिखाया ना, कई कई कॉन्सेप्ट अंदर घुस रहे हैं, वैसे कई कई कॉन्सेप्ट अंदर जाएंगे, अच्छे से मज़ा आएगा उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, एंड स्टडी करते रहिए, बाय।